हेलो जी। नमस्कार आप सभी प्यारे बच्चों को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। मैं हेमंत कुमार मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रो मैथ्स मेंटर हेमंत सर में। हम लगातार एक नए नए कॉन्सेप्ट के लिए क्लासेस ले आ रहे हैं। निश्चित रूप से हमारा टारगेट एसएससी बैंक, रेलवे और स्टेट एग्जाम में अपीयर होने वाले सारे बच्चे हैं, मगर हम बहुत छोटे लेवल से ऊपर तक अच्छे अच्छे सवालों तक जाते हैं। हम सिंपल इंटरेस्ट करा रहे थे, एक लेसन, एक चैप्टर मैंने मतलब एक वीडियो उस पे कराया। आज हम इस प्रश्न से चालू करने वाले हैं। मिले जुले और शानदार प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक है मेरे भाई, आ जाइए, सवाल को पढ़िए। और जैसा कि हमने तय किया था कि सवाल को पढ़ने के बाद आपको एक परसेप्शन बनाना है, इस सवाल को मैं कैसे करूंगा। फटाफट से कर लें, फटाफट से इस काम को कर लें मेरे भाई। अच्छा, मैं सामने हूं, मैं हट जा रहा हूं। रुपए 50,250 डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज लेंट ऑन इतना परसेंट फॉर इतना ईयर, एंड अदर पार्ट इज लेंट ऑन 8% फॉर इतना ईयर। द इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट पोर्शन इज 5/2 ऑफ द अदर, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन बोथ। ठीक है, चलिए आसानी से इसको देख लेते हैं। आपने निश्चित रूप से अपना इस पे एक अप्रोच तो बना ही लिया होगा। सपोज कर लेते हैं इसके दो पार्ट हैं, एक पार्ट हो जाता है x और दूसरा पार्ट हो जाता है, इतनी बात आप समझते हैं। अगर मुझको इसे दो भागों में बांटना है तो एक भाग को अगर मैं x मानता हूं तो दूसरा भाग अपने आप क्या हो जाता है, 50,250 माइनस x। चलिए पहले भाग को 7.5 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए, 7.5 वर्षों के लिए, कितने इंटरेस्ट पर, कितने इंटरेस्ट पर, 8 सही 1/3%। 8 सही 1/3% के इंटरेस्ट पर दिया गया है। तो अगर मैं 8 सही 1/3%, सॉरी, अगर मैं 8 सही 1/3% 7.5 वर्षों तक लेना चाहूं तो मैं कुल इंटरेस्ट कितना लूंगा, आराम से आप इसे करके देख सकते हैं। 8 का 7.5 में गुना करेंगे तो आपको मिलेगा 60, और 7.5 का 1/3 में जब आप गुणा करेंगे, चूंकि आपको पता है कि इसका मतलब होता है ऐसे, ठीक है, तो इसका इसी तरीके से हम गुना भी कर रहे हैं। जब 7.5 का 8 में गुना करेंगे आपको 60 मिलेगा, और जब 7.5 का 1/3 में गुना करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2.5। तो कुल मिलाकर क्या हो गया, 62.5। यानी पहले पार्ट x का हम 62.5% लेने वाले हैं। ठीक है, इंटरेस्ट। चलो दूसरे पार्ट पर आ जाते हैं। दूसरा पार्ट क्या कहता है, दूसरा पार्ट कहता है कि भैया हम
इतने वर्षों के लिए इतने परसेंट पर जा रहे हैं। चलो, इतने वर्ष और इतना परसेंट, मैंने सफेद चुना था यार। ठीक है, इतने वर्ष इतना परसेंट, तो ओवरऑल कितना हो गया? आप कहेंगे सर 8 का 5 में 40 और 8 का 1/4 में 2, तो 42% हो गया। अब ये बात तय हो गई कि पहले वाले हिस्से का हमें 62.5% कैलकुलेट करना है और दूसरे वाले हिस्से का हमें 42%, दूसरे वाले हिस्से का हमको 42% कैलकुलेट कर लेना है। अब आपको पता है कि परसेंट दोनों जगह लगे हैं, बटे 100 दोनों जगह होंगे, तो इनको मैं लिखूं ना लिखूं कोई बड़ी बात नहीं है, मगर मैं बिना बताए इन्हें गायब नहीं करना चाहता था। ठीक है, चलिए, अब ये दोनों हो गए। अब देखिए क्या कह रहा है कि ये इसका 5/2 है, इसका 5/2 है, तो इसी में 5/2 का मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। दैट्स ऑल। इतनी बात उसने कही, इतनी बातें हमने जमीन पर उतार ली, जितनी बात उसने कही उतनी हमने जमीन पर उतार ली। अब मैं आराम से जो है इस 42 को काटकर 21 बना सकता हूं। हाँ या ना? आप कहेंगे सर बिल्कुल बना सकते हैं। मैं रंग बदल दूं, नहीं कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, और इस 5 से मैं इसको काट सकता हूं, 5 × 9 5, 5 दूनी 10, 5 × 5 25। हाँ या ना? आप कहेंगे सर बिल्कुल। तो देखिए, अब यहां जगह की कमी है, तो हम अगले पेज में इसको करके देखेंगे। जब हम इसका गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 12.5x। ठीक है, और जब हम, ध्यान दीजिए, अब यहां पर क्या बचा कुल मिलाकर? केवल 21। 21 का हम इसमें गुना करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? 50,250 गुने 21 माइनस 21x। क्लियर कर लीजिए, क्या यही यहां बच रहा है? क्या यहां पर इतना ही बच रहा है? आप कहेंगे सर बिल्कुल यही इतना बच रहा है। हाँ, इतना ही बच रहा है। ओके, इतना ही बच रहा है मेरे भाई। वीडियो की क्वालिटी टी 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 टी। चलिए, कोई बात नहीं। तो अब देखिए, मैं वेरिएबल टर्म को एक तरफ कर लूं तो मैं क्या लिखूंगा? 12.5x प्लस 21x बराबर 250 इंटू 21। हाँ या ना? हाँ या ना मेरे भाई? ये कितना हो जाएगा? 2 1 3, 2 1 3, 33.5x। 33.5x बराबर, हाँ या ना? आप कहेंगे सर बिल्कुल। चलो x देखते हैं क्या मिलेगा। 250 गुणे 21 बटा 33.5। ठीक है, देखो 7 से काटे तो 7 7 चौके 28, 7 पंचे 35, 7 तियां 21, 3 इकन्नम 3, 3 पंचे 15। हाँ या ना? बस इस दशमलव को यहां से हटाकर यहां 0 बढ़ा सकते हो। 15 बचा, आराम से काटे। 15 तियां 45, कितना बचा? 5। 15 तियां 45, कितना बचा? 7। 15 पंचे 75, कितना बचा? 2 0। तो पहले भाग का अंश क्या आ गया? 33,500। सवाल ने क्या पूछा है?
दोनों के बीच अंतर खोजें। तो पहले भाग का अंश कितना हो गया है, तो दूसरा भाग दरअसल क्या हो जाएगा, दूसरा भाग क्या हो जाएगा मेरे भाई, जब पहला भाग इतना हो गया तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 50,250 माइनस 33,500, ये है दूसरा भाग। चलो दूसरा भाग कर लेते हैं फटाफट, दूसरा भाग कर लेते हैं। 10 में 0 से 0, 5 से 0, 2 से 5, 9 से 3 और 4 से 3, ठीक है। तो दूसरा भाग क्या हो गया, सही किया है, 0 से 0, 5 से 0 5, 12 में से 5 गए 7, 9 में से 3 गए 6, 4 में से 3 गए 1, तो दूसरा भाग क्या हो गया, इतना। तो दोनों भागों का अंतर पूछा है, तो इस भाग से इस भाग का अंतर निकाल लेते हैं। तो 0 से 0, 0 से 5 यानी 10 में से 5, और 14 में से 7, और 12 में से 6, और 2 में से 1। दोनों भागों का अंतर कितना हो गया, 16,750। दोनों भागों का अंतर कितना हो गया, 16,750। हाँ या ना, हाँ या ना मेरे भाई, आप बताइए क्या ये बात आपको समझ में आ रही है पूरी तरह से। बस इतना ही सा था सवाल, मगर मैंने पूरे ट्रेडिशनली तरीके से इसको लगाकर आपको दिखाया है। आप ध्यान देंगे तो बहुत ज़्यादा सवाल में कुछ बातें हैं नहीं, 10 से 15 सेकंड 20 सेकंड में आप चीज़ों को लगा सकते हैं। अब अगर आप देखते हैं कि थोड़ा सा कैलकुलेशन है, तो यही लेसन सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के 2 लेसन ऐसे हैं जिनमें एसएससी या अन्य एग्जाम बॉडी ज़्यादा कैलकुलेशन देने के लिए स्वतंत्र होते हैं, उन्हें काफ़ी सारा अप्रोच मिलता है कैलकुलेशन देने का, तो निश्चित रूप से दोनों लेसन कैलकुलेटिव हो सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला सवाल आपके लिए अगला सवाल चेक करिए, एक बार खुद से चेक कर लीजिए। ₹5,000, 5,000 rupees invested into scheme. First at इतना % for इतना year and other at इतना % for इतना year. First part is double to second part. Find the ratio of first part to the second part. पिछले सवाल की तरह ही है, एक बार ट्राई कर लिया होगा आपने। देखिए 5,000 रुपए को अगर मैं 2 पार्ट में बांटूंगा तो कैसे बांटूंगा, एक भाग को x रुपए मानूंगा, दूसरे भाग को 5,000 माइनस x रुपए मानूंगा। ये दोनों भाग हो गए। पहले भाग का कितना % कैलकुलेट करना है, देखिए इतना % इतना साल, ध्यान दीजिए 6 सही 2/3 यानी 6 त्रिक 18 2 20/3% कितने साल के लिए, 5 चौके 20, ये क्या है 4 सही 1/5, तो 5 चौके 20 1 21, 21/5 वर्षों के लिए, ठीक है। तो इतना % इतना वर्षों के लिए, दोनों का गुणा करेंगे तो ओवरऑल % निकल आएगा, कितना आया बेटा 28%। ठीक, यहां देखिए दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला 4% के दर से है और कितने समय के लिए है, 2 इज होल नंबर 3/4, 2 इज होल नंबर 3/4 यानी 4 दूनी 8 3 11, 11/3
4 कैंसिल हो गया 11%। बात समझ में आई? यानी पहले पार्ट को 28% कैलकुलेट करना है और दूसरे पार्ट को केवल 11% कैलकुलेट करना है। तो आप जानते हैं परसेंट छोड़ दो आराम से। ये यहां पर क्या हो गया 28x और ये यहां पर क्या हो गया 55,000 माइनस 11x। ये 11x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 38x। 38x बराबर 55,000। तो x बराबर क्या हुआ, x बराबर क्या हुआ 55,000 बटे 38। 38 इकन्नम 38 इकन्नम 38 कितना बचा? अगर आपको इससे दिक्कत है तो आप 19 से 2 से जैसे मर्जी काट लें। आप मेरे साथ इसको देखें। 38 इकन्नम 38 कितना बचा 17 बचा। कितना बचा देखो 38 इकन्नम 38 2 40 10 50 5 55 17 बचा। तो 170 हो जाएगा तुरंत। ठीक है। अब 5 बार ले जाता हूं तो 3 पंचे 15 8 पंचे 40 190 हो जाएगा। यानी 4 बार ले जाना पड़ेगा। तो 4 बार ले गया तो कितना हुआ 3 चौके 12 8 चौके 32 152। कितना हुआ 152। बचा कितना 18। तो आगे क्या हो जाएगा 180। आगे क्या हो जाएगा 180। फिर 4 ही बार ले जा सकते हैं। फिर क्या हो गया 152। अब कितना बचा 152 8 60 20 80। अब 280 बचा आपका। आराम से देख लीजिए 280 बचा। 280। चलिए कोई बात नहीं, कोई दिक्कत होती है तो ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है, हम इसको धीरे धीरे भी कर सकते हैं। ठीक है। पहले यहां चेक कर लीजिए कि यहां तक की सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं। आगे चले जी। तो जब मुझको x निकालना था तो मैंने क्या किया 55,000 सॉरी ये 39 हो जाएगा, इसीलिए वो कटा नहीं थी, नहीं वहीं कट जाता। 28 और 11 39 हो जाएगा। तो 55,000 बटे 39। आप आराम से पहले 3 से काट दीजिए। 13 तिया 39। देखो 3 इकन्नम 3 कितना बचा 2। 3 अठे 24 कितना बचा 3 अठे 24 1 3 तिया 9। यार क्या ही हो रहा है, कैलकुलेशन देख कर लेना चाहिए। कैलकुलेशन पॉइंट में आएगा तो रेशियो तो निकल ही जाएगा, बट एक बार चेक करना हमारा धर्म बनता है कि कहीं हमने जल्दीबाजी में कुछ गड़बड़ झाला तो नहीं कर दिया। ठीक है ना। बहुत ठीक है, सब कुछ ठीक ही लग रहा है। ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है। x बराबर 55,000 बटे 39। x बराबर 55,000 बटे 39। हो सकता है 13 से काटने पे पहले हमें आसानी मिले। फ्रैक्शन में आ रहा है गुरु, फ्रैक्शन में आ रहा है। कोई बात नहीं, हमको इसको यहीं छोड़ना पड़ेगा, मतलब x की वैल्यू यहीं छोड़ देनी पड़ेगी। या तो अगर कहीं कैलकुलेशन में कैलकुलेशन तो फिलहाल ठीक दिख रहा है। आंख में भी आज दिक्कत है। 20 21/5 वर्षों के लिए क्षेत्र 18 21/5 वर्षों के लिए 20/3% की दर से 3 से 21 5 28% लेंगे। 4% का 2 सही 4 दूनी 8 3 11/4 क्या 11%।
और जगह की कमी की वजह से हम आगे वाले पृष्ठ पे चल रहे हैं। तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा, 5000 माइनस एक्स की वैल्यू क्या आई, एक्स की वैल्यू क्या आई 55,000 बटे 39। तो 55,000 बटे 39। ठीक है, सवाल में सब कुछ सरल था, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ गया है, इसी कहते हैं कैलकुलेशन का बढ़ना। तो देखो 39 पंचे, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 यानी 200 यानी 195। बस सीधे सीधे आप ऐसे भी देख लो, 5 9 45, 4 5 दिया 15, 4 19 माइनस 55,000। ठीक है, तो कितना हो जाता है 0 0 0 0, 9 में से 5 गए 4 और 1। ठीक है, एक हिस्सा ये हो जाता है, मतलब बटे 39, एक हिस्सा ये हो जाता है और दूसरा हिस्सा क्या आया था 55,000 बटे 39। ठीक है, 55,000 बटे 39। अब दरअसल बात ये थी कि ये पहला हिस्सा था, ये दूसरा हिस्सा है, ये पहला हिस्सा है, ये दूसरा हिस्सा है। ठीक है, तो मैं दूसरे हिस्से का पहले हिस्से से रेशियो निकाल लेता हूं, या पहले हिस्से का दूसरे हिस्से से रेशियो निकालना। देखो दरअसल मुझे आंसर क्या देना है, मुझे आंसर पहले हिस्से का दूसरे हिस्से से रेशियो निकाल कर देना है। तो जरूरी नहीं है अभी यहां आ रहा है मैं इसी क्रम में कर ले रहा हूं, मैं उल्टा करके लिख लूंगा ये बात। ठीक है, उल्टा करके हम लिख लेंगे। तो अब आपको पता चला कि ये 39 39 से कट जाने वाला है, तो इसके हमें वेरी लेने की जरूरत नहीं है। 3 0 कट गए, तो बचा क्या 140 बटे 55। क्या बचा 140 बटे 55। 5 से काट कर देखिए, 5 दूनी 10, 5 अठे 40, 5 11 55 यानी 11 28, 11 28, 11 28 तो आ नहीं रहा है, 11 14 आ रहा है, 11 14 आ रहा है। पहला भाग ये है। 5,000 माइनस 55,000 बटे 39, 5,000 माइनस बटे 39। फिलहाल 11 और 28 का रेशियो आ रहा है और मुझे कमी कहीं कैलकुलेशन में नहीं दिख रही है, तो अभी हम ये मान के चलते हैं कि ऑप्शन में दिक्कत हुई होगी। आप रीचेक कर लीजिएगा अगर कहीं कैलकुलेशन में दिक्कत लगती है तो। बाकी सवाल को करने का वही तरीका होगा। ठीक है, ये पूरा हो गया। ये था कि 28 11 इसलिए आ गया क्योंकि हमने दूसरे का पहले से निकाला था, पहले का दूसरे से निकालेंगे तब भी अनुपात तो या तो 28 11 का आएगा या 11 28 का आएगा। ठीक है, मगर चूंकि हमें पहले का दूसरे से निकालना है इसलिए हमारा आंसर ये माना जाएगा। ओके, आगे चलिए। अब आराम से देख लीजिए सवाल को, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन में मिसमैचिंग हो जाती है, वर्डिंग में या आंसर में मिसमैचिंग हो जाती है, वैसे प्रॉपर चीजें मुझे दिखाई पड़ रही हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सारी चीजों को हमने प्रॉपर कैलकुलेट कर रखा है इसलिए माना जाएगा। तीन वर्षों के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 9100 रुपए की निवेशित राशि 5 वर्षों के लिए 8% पर प्राप्त बी के बराबर राशि देती है, तो बी द्वारा निवेश की गई राशि का 90% ज्ञात कीजिए। सवाल कह रहा है ए इन्वेस्टेड अमाउंट 9100 एट सिंपल इंटरेस्ट एट 10% पर एनम फॉर 3 ईयर गिव्स इक्वल अमाउंट दैट ऑफ बी इन्वेस्टेड एट 8% फॉर 5 ईयर, देन फाइंड द 90% ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बी। सवाल केवल वर्डिंग लंबी है, सवाल में है कुछ नहीं। ठीक है, मैंने इसीलिए थोड़े से रियल टाइम कैलकुलेटिव क्वेश्चन लिए हैं, बचकर नहीं काम करना है। ठीक है, ए के लिए पी कितना है, प्रिंसिपल कितना है 9100 रुपए है, आर कितना है मेरे लाल 10% है, टाइम कितना है 3 साल है, तो कुल इंटरेस्ट हम कितना वसूलेंगे 30%। तो 91,000 पर 9100 पर 30% जब हम वसूलेंगे तो हमें मिलेगा क्या 2730। हमें मिलेगा क्या 2730। अब केस ये है
कि बी ने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया है 8% की दर से 5 साल के लिए। अगर कोई 8% की दर से 5 वर्ष के लिए पैसा इन्वेस्ट करेगा तो निश्चित रूप से 40% उससे लिया जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ए ने 3 वर्ष में जो अमाउंट पाया है वो बी के 8% के 5 साल के बराबर है। ठीक है, तो देख लेते हैं। अब ये 40%, ध्यान दीजिएगा, यह 40% ब्याज देता है। और ये 2730 वो सवाल कह रहा है कि 40% के बराबर है। ठीक है, ये 40% के बराबर है। अगर ऐसा है तो इसका 2.5 गुना कर दें, 100% हो जाएगा। इसका 2.5 गुना कर दे तो 100% हो जाएगा। वैसे हमें इंटरेस्ट इसमें नहीं है, क्योंकि हमें 90% बताना है बी का। हमें क्या बताना है? केवल 90% बताना है। और 40% की वैल्यू ये आई है, तो मैं 10% की वैल्यू निकाल रहा हूं। 10% की वैल्यू क्या हो जाएगी? आराम से देखिए, 4 छंग 24, 3 बचा, 4 अठे 32, 1 बचा, 4 4 दूना 8 और 4, ध्यान दीजिए, 4 दूना 8, कितना बचा? 2 बचा, 4 पंचे 20। ये 10% की वैल्यू हो गई। तो 90% की वैल्यू क्या होगी? इसका 9 गुना, 9 पंचे 45, 9 दूनी 18, 9 अठे 72, 9 छक 54, 54 और 7, यानी बी ने जो राशि इन्वेस्ट की उसका 90% क्या है? 6162.50 रुपया। ठीक है, समझो। इनको छोड़ो, इनको मैं भी बताता हूं ऐसे क्यों लिखे हैं। ए ने 9100 रुपया इन्वेस्ट किया 10% के दर से 3 सालों के लिए। उसको ब्याज कितना मिलेगा? ठीक है, ब्याज कितना मिलेगा? 2730 रुपया। हमने ये माना कि ये जो 2730 रुपया का इसको ब्याज मिला है, ठीक यही ब्याज बी को भी मिलने वाला है। क्योंकि हिंदी की वर्डिंग पता नहीं कैसी है, तो इस हिसाब से हमने 40% को क्या मान लिया? इसके ब्याज के बराबर। इस हिसाब से 90% की वैल्यू एकदम ठीक आई है। अब सवाल में चूंकि हम समझ पा रहे हैं कि वर्डिंग का क्या फर्क है, वर्डिंग क्या कहना चाहती थी या क्या इस सवाल की नीड थी, ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं समझाता हूं आपको। देखो, अब जो ए है उसने 9100 रुपया 10% के दर से 3 वर्षों के लिए लिया है, तो 30% तो ब्याज हो गया। तो अमाउंट कितना होगा? इसका अमाउंट कितना होगा? आप कहेंगे सर अमाउंट तो फिर 130% हो जाएगा। अमाउंट कितना हो जाएगा? 130% हो जाएगा। तो बेटा 9100 का 130% हम काउंट कर लेते हैं। कोई दिक्कत होगी हमको? कोई दिक्कत नहीं हो सकती। आराम से देखिए क्या हुआ, 13 इकन्नम 13 और 13 नवैया 117, 117 और 1 118 और 1 0। ये किसके बराबर है? ध्यान दो, 8% के दर से 5 वर्ष के लिए बी ने पैसा लगाया है तो उसको 40% ब्याज मिलेगा। तो ये जो है बी के 140% के बराबर है। कौन? बी के 140% के बराबर है, तो बी का 90% क्या हुआ? अगर ये बी के 140% के बराबर है तो 10% की वैल्यू मैं फिर यहां निकालूंगा। तो 10% की वैल्यू अगर मैं निकालने जाऊं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 14 से भाग करना पड़ेगा। आराम से करिए, 14 अट्ठे सबसे सटीक क्या है? 14 अट्ठे 112, 6 बचा, 14 चौका 56, 14 चौका 56, 4 बचा, 14 दूना 28, 2 बचा, 14 इकन्नम 14, यानी लगभग ये। अब अगर मैं इसका 9 में गुना करूं तो आंसर क्या आएगा?
सबसे सटीक आंसर क्या है? अगर मैं इसका 9 में गुना करूं, मैं इस वैल्यू का 9 में गुना करने जाऊं तो 8 नवा 72 और 9 चौके 36, तो लगभग क्या आएगा? सबसे सटीक आंसर क्या है? सबसे सटीक आंसर क्या है? बोलिए, बोलिए मेरे भाई। सबसे सटीक आंसर क्या है? तो कुछ सवालों को हमें ऐसे ही निपटाना पड़ता है। अब आप कहेंगे सर पूरा कटा नहीं, तो हमें टेंशन क्यों लेनी है? हमारा सटीक आंसर, लगभग आंसर जो आना चाहिए वो हम ऑप्शन को ले लेंगे, दैट्स ऑल। ठीक है, बस यही दोनों में अंतर था। अमाउंट मानेंगे, फिलहाल सवाल ने यहां अमाउंट कह रखा है, इसलिए बात समझ में आई। हिंदी की वर्डिंग पढ़ के ऐसा लगा कि ब्याज से मतलब है, तो हमने उस तरीके से कर लिया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरीके के सवाल आते हैं। कभी कभी ब्याज को भी लगाकर पूछ लेता है, कभी कभी अमाउंट को लगाकर पूछ लेता है। तो आपको बस कुछ है नहीं, इन सवालों में कुछ भी नहीं है, बस इनकी वर्डिंग क्या है उसको आप सुनिए ध्यान से, उसको पढ़िए, आप बात खत्म हो जाएगी। जब आप सवाल को धीरे धीरे समझना चालू कर देते हैं तो आपको बस इतना ही करना था कि 9100 का 130% बराबर बी का 140%। मगर ये आप कब कर पाएंगे? जब आप सवाल की वर्डिंग को ठीक से समझ पाएंगे। अगर 8% के दर से 5 वर्षों के लिए, 8% के दर से 5 वर्षों के लिए बी इन्वेस्ट करता है तो 40% ब्याज होगा, 100 उसका प्रिंसिपल हुआ, तो बी का अमाउंट कितना हुआ? 140। और सी ने क्या किया था? 10% की दर से 3 वर्षों के लिए लगाया था, 30% ब्याज मिलेगा। तो वो सवाल यही कह रहा है, सवाल यही कह रहा है कि ए का 130%, बी का 140% आपस में बराबर है। ठीक है, मगर मैंने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे ए बी से कोई मतलब नहीं, मुझे बी का ही 90% निकालना है ना। तो बी का 140% बराबर इतना, तो आप यहां से क्या कर सकते थे? बी का 10%। तो बी का जब 10% करने जाते तो आपको क्या मिल जाता? 9100 गुणे 130, देखो प्रतिशत से प्रतिशत काट दिया, बटे 14। ठीक है, आप आराम से चाहिए जैसे मर्जी वैसे काट लीजिए। देखो 7 दूनी 14, 7 तिकन्नम 7, 7 तियां 21। ठीक है, फिर आप 2 से काटेंगे, जिसको भी काट दें, 2 छंग 12, यहां देखो 2 छंग 12, 2 पंचे 10 गुणे 130। ये किसका आया? ये बी का 10% है मेरे भाई, ये बी का 10% है। आपको क्या निकालना है? बी का 90%। तो बी का 90% कैसे निकलेगा? बस इसका मैंने 9 गुना किया तो इसका भी 9 गुना कर दो, तो 650 गुने 130 गुने 9। ठीक है, ठीक है, आराम से इतना आप कर सकते हो। तो टाइम में 140। आप देखेंगे आपका आंसर आराम से आ जाएगा। ठीक है, करने का अपना अपना तरीका होता है, करने के बहुत सारे पैटर्न होते हैं, चीजों को आप जैसे निपटाना चाहें वैसे निपट जाएंगे। ठीक है,
हाँ, कैलकुलेशन तो हर हालत में कम किया जा सकता है, बिल्कुल कैलकुलेशन कम किया जा सकता है, हमेशा कैलकुलेशन कम होने के लिए तैयार होता है भाई। देखो अभी इसी में और मैं कम करके दिखा रहा हूं थोड़ा सा। ये बात इतनी समझ में आई? आप कहेंगे हाँ सर। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, आप कहेंगे हाँ सर। ये जीरो से जीरो भी काट दो, ठीक है। तो 9100 गुणे 13/14, तब बी का हिस्सा आ जाएगा, बी का हिस्सा आ जाएगा कि बी कितना है, ठीक है। बी कितना है ये आ जाएगा 7 दूनी 14, 7 इकन्नम 7, 7 तियां 21, 2 से काटेंगे 650 गुने 13। वो जो जीरो ज्यादा बढ़ रहा था उसी के कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए, तो बी का हिस्सा आ जाएगा। बी का हिस्सा कितना है? अब इसका 90% निकालना है। तो बेटा जब भी आप इसका 90% निकालने जाएंगे, 90% निकालने जाएंगे तो 90% ऐसे लिखा जाता है, वही एक जीरो वहां पर कंसोलिडेट हो रहा था, ठीक है। बस कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 7605। आगे चलते हैं, बाकी चीजें आप स्क्रीन कैप्चर कर लीजिए। सवाल इतना ही बड़ा था, मैं दोनों तरीके से इसलिए सवाल को बता देता हूं। यह है जो अमूमन आप सवाल को पढ़ के कर लगा सकते हो, जो दिमाग, ठीक है, ठीक है। और यहां पर किस्सा कुछ और है। अच्छा 1 मिनट रुको यार। हाँ यहां पर देखिए, अभी मेरे दिमाग में एक बात आई कि पहला भाग दूसरे भाग का दोगुना है। इसको हमने कहीं यूज किया? इसी से ये 11/28 आ रहा था, 11/14 ये होगा रेशियो आपका, ठीक है। 52,000 रुपए के दो भागों में इस तरह से निवेशित किया जाता है कि पहले भाग से 5 वर्षों के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 6 वर्षों के लिए 9% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज के बराबर है। दोनों भाग का हिसाब लगाएं, पता लगाएं। $52,000 is invested in two part in such a way that the simple interest from first part at 10% per annum for 5 years is equal to the same simple interest on second part at 9% per annum for 6 years. Find both the part. 52,000, सुनो, 52,000 रुपया है, इसके दो भाग करने हैं, दो भाग इसके करने हैं, ठीक है। क्या कह रहा है? पहले भाग का 5 वर्ष का 10% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज कितना होगा? 50%। यानी पहले भाग का 50%, दूसरे भाग पर 6 वर्षों के लिए 9% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज के बराबर होगा। तो 6 वर्षों के लिए 9% की दर से कितना हो जाएगा? 54। कितना हो जाएगा मेरे भाई?
54, 54% ऑफ बी। ए का 50% बराबर 54% ऑफ बी। तो ए और बी में रेशियो क्या बनेगा मेरे भाई? आप कहेंगे सर ए और बी में 54 और 50 का रेशियो बनेगा, यानी इसको हम 27 और 25 का रेशियो भी कहते हैं। किसका रेशियो कहते हैं? 27 और 25 का रेशियो कहते हैं। दोनों भागों का पता लगाएं। दोनों भाग कितने हैं? 25 और 27 हैं। कुल मिलाकर कितने होंगे? 52। यानी दिए गए पैसे को हम कितने अनुपात में बांटें? 52 अनुपातों में बांटें। अगर मैं इसको 52 अनुपातों में बांटूंगा तो एक अनुपात की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1000 आ जाएगी। तो 27 एक हिस्सा है, तो 27 अनुपात की वैल्यू क्या आ जाएगी? 27000। और दूसरा हिस्सा कितना है? 25। तो 25 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25000। तो दोनों संख्याओं की वैल्यू आपको पता चल गई। बोलिए हाँ या ना? बोलिए मेरे भाई हाँ या ना? ना या हाँ? हाँ या ना? चलिए, समझ में आ गई ये बात। आगे चलते हैं। एक व्यक्ति ने कंपनी में 10,000 रुपए का निवेश किया। राशि का एक हिस्सा 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर, शेष भाग 15% साधारण ब्याज पर प्रतिवर्ष की दर से निवेशित किया था। यदि 2 वर्षों में उसे अर्जित कुल ब्याज 2400 रुपया मिला हो तो प्रतिवर्ष 15% साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि कितनी थी? 4 2 6। फटाफट से बता दीजिए, बिना देरी किए फटाफट बता दें भाई, फटाफट से बताएं। क्या है कि 10,000 रुपए का निवेश है। इन्वेस्टमेंट कितने का है? 10,000 रुपए को 2 भागों में निवेश कर दिया। अब ध्यान दीजिए, पहले भाग को 10% की दर से, यानी पहले भाग का 10% कितने समय में? 2 वर्ष में। और दूसरे भाग का क्या है? ये सवाल थोड़ा अलग तरीके का है, मैं दूसरे रास्ते से चलने लगा। 1 मिनट, सॉरी। देखो, अब ये कह रहा है कि कुल 2400 रुपए का ब्याज मिला है। इंटरेस्ट कितना मिला है? 2400 रुपए का। ठीक है, कितने समय में? 2 वर्षों में। 2400 रुपए का ब्याज मिला है कितने समय में? 2 वर्षों में। तो बेटा 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा? 1200 रुपए। अगर 2 वर्षों में 2400 रुपए ब्याज मिलता है तो 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा? 1200 रुपए। और ब्याज बटे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है? अगर ब्याज बटे प्रिंसिपल कर दें तो जो आता है वही उसका इंटरेस्ट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट जो कह लो वही है। यानी 10,000 रुपए को उन्होंने 2 स्कीम में लगाया, मगर उनको ओवरऑल प्रॉफिट कितना मिला? कुछ याद आया? कहेंगे सर बिल्कुल याद आ गया। ए को 10% के दर पे, बी को 15% के दर पे लगाया, ओवरऑल प्रॉफिट 12% का हुआ। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि जो धन था वो किस रेशियो में इन्वेस्ट हुआ था? 3-2 के रेशियो में इन्वेस्ट हुआ था। यानी 10,000 रुपए को 3-2 के रेशियो में बांटा गया था। तो ये तो हम बहुत माहिर हैं इसमें कि हम इसको 10,000 और 4,000 अज्यूम कर लेते हैं तुरंत। अगर 10,000 को 3-2 के रेशियो में बांटना है तो एक हिस्सा 6,000, दूसरा हिस्सा 4,000। तो दूसरा हिस्सा यानी 15% पर निवेश की गई राशि कितनी थी? 4,000 रुपए। दैट्स ऑल। देख लीजिए, सवाल को जहां जाना था हमने वहां पहुंचा दिया। सवाल को जहां जाना था वहां हमने पहुंचा दिया मेरे भाई। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी उसे कहीं भी पहुंचाने में। बिल्कुल आसानी से सवाल लग गया। बहुत बड़ी वर्डिंग थी मगर सवाल में निकला नहीं कोई दम। हाँ या ना? चलिए बहुत अच्छे, आ जाइए।
मैंने कोशिश की है कि जो भी सवाल सिंपल इंटरेस्ट में अच्छी वर्डिंग के पूछे जाते हैं और लेटेस्ट पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को सम्मिलित करके आपकी प्रैक्टिस करा दें। चूंकि हम परसेंट के प्रॉफिट लॉस के माध्यम से परसेंट के बहुत सारे हम नेचर समझ गए हैं, साधारण ब्याज के टर्मिनोलॉजी को अगर समझ पाए हैं, ठीक से अप्लाई कर पा रहे हैं, जितना प्रश्न कराया काफी थे कि आप उसको समझ पाएं। धीरे धीरे हम इसमें लेसन्स जोड़ते रहेंगे। अभी हम आपके लिए जो ला रहे हैं वो आप क्रम से उस पर प्रैक्टिस करते जाइए, ठीक है। एक व्यक्ति ने 1,05,750 रुपया की राशि उसके बेटे, बेटी और पत्नी के नाम पर साधारण ब्याज पर इस प्रकार से जमा किया कि पैसा उनको क्रमशः 3 वर्ष, 4 वर्ष और 5 वर्ष के बाद मिले। 5 वर्षों के बाद समान ब्याज मिले, अमाउंट नहीं, केवल समान ब्याज मिले। यदि ब्याज की दर 5% प्रतिवर्ष है तो पत्नी पर निवेश की गई राशि कितनी है? देखो, 3 वर्ष में, 4 वर्ष में और 5 वर्ष में पैसा मिलना चाहिए ब्याज। तो 5 वर्ष में 5% की दर से ब्याज कितना होगा? आप कहेंगे सर 25%। 4 वर्ष में कितना होगा? आप कहेंगे सर 20%। 3 वर्ष में कितना होगा? आप कहेंगे सर 15%। यानी ये कौन है? ये पहला व्यक्ति कौन है? ये है बेटा। ये कौन है? ये है बेटी। ये कौन है? ये है पत्नी। बेटा, बेटी और पत्नी। तो बेटे को जो पैसा उन्होंने दिया है उसका 15%, बेटी के पैसे का 20% और वाइफ के पैसे का 25% आपस में बराबर है। पत्नी के लिए कितनी राशि निवेश की गई है? ध्यान दीजिए, आराम से आप इस सवाल को समझिए। बेटे को जो भी पैसा उसने दिया है उसका 15%, बेटी को जो पैसा दिया है उसका 20% और वाइफ को जो पैसा दिया है उसका 25% आपस में बराबर है। क्या करना चाहिए? देखिए, पैसे का वहां पर तो है, यहां पर देखिए अनुपात सबका दिया है। हमें क्या करना चाहिए? हमारा अप्रोच, सबसे सटीक अप्रोच हमारा क्या होगा? सबसे सटीक अप्रोच क्या होगा? मान लें कि इसको S पैसा दिया है, इसको D पैसा दिया है, तो S का 15, देखो S का 15 बराबर D का 20, तो S और D में क्या रेशियो हो जाएगा? 4:3 का रेशियो हो जाएगा। हाँ या ना? आप कहेंगे सर बिल्कुल हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से आप कहेंगे सर D का 20 और W का 25, D का 20 और W का 25 आपस में बराबर है, तो D और W में क्या रेशियो हो जाएगा? आप कहेंगे सर 25-20 का। 25-20 यानी 5-4 का। हाँ या ना? हाँ या ना? यानी मेरे भाई, आपने कहा कि सर S रेशियो D इज इक्वल टू 4:3 और D रेशियो W इज इक्वल टू 5:4। दोनों में कौन है? दोनों में कौन है? D है। तो S D और W का एक साथ, S D और W का एक साथ हम अगर निकालना चाहें तो अनुपात क्या निकलेगा? देखिए, 5 चौके 20, 5 तिहाई 15 और 4 तिहाई 12, यानी 20, 15 और 12 के अनुपात में पैसा बटा है। 20, 15 और 12 के अनुपात में पैसा बटा है, यानी 20, 15, 35, 35, 10, 45, 2, 47, यानी कुल 47 रेशियो बनाने पड़ेंगे इस पैसे के। किस पैसे के? जो पैसा उसने इन्वेस्ट किया था, 1,05,750। इस पैसे के कुल 47 हिस्से करने पड़ेंगे और पत्नी का हिस्सा बताना है, तो पत्नी को कितना मिल रहा है? 12 रेशियो। तो गुने क्या कर देंगे? 12। गुने क्या कर देंगे? 12 कर देंगे।
ठीक है, आप आराम से कर सकते हैं। आपको पता है, यहां से देखकर लग रहा है कि 2 बार जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जा सकता। 47 दूना 84, 84 6 90 10 100, 16 और 5 21, 217 यहां आ गया। 217, 217। अब जान रहे हैं 4 पंचे 20 करेंगे तो ज्यादा चला जाएगा, तो 4 बार ले जाइए। 4 चौके 16, 7 चौके 28, 188, 217 माइनस 188, 217 माइनस 188, बताइए। 217 अगर 218 होता, उसमें से 188 निकालना पड़ता तो 30 होता कि ना होता। ये एक कम है तो 29 समझो, 29 समझा तो 295 का किस्सा यहां बन गया। कितने का किस्सा बन गया? 295 का। अब 295 बना है तो इसको काटो, 295 47 से काटो, नहीं 4 सते 28 नहीं हो सकता, 4 छंग 24, हाँ 47 छंग 7 छंग 42, 6 चौके 24 और 4 28, तो 282 हो गया। और यहां क्या है? 295, तो कितना आया? 13, तो कितना हो गया? 130। डेसिमल में जाएगा, डेसिमल में जाएगा, कुछ भी हो। यहां तक क्या आया बस इतना बताइए। कितने बार ले गए? अभी 6 बार ले गए, इसके बाद 130 आया है तो 2 बार ले जाएंगे, ये बात की बात है। 12 दूना 24, 12 पंचे 60, यानी लगभग 30, लगभग 30 के करीब। कौन सी बात कर रहा है? लगभग 30 की बात कौन कर रहा है? लगभग 30 की बात कौन कर रहा है मेरे भाई? बोलिए कि लगभग 30 की बात कौन कर रहा है? भैया कैलकुलेशन ऐसे ही आ रहे हैं, क्या किया जाए? कहीं काटने में गलती हो गई क्या? देख लेते हैं, इसको दोबारा काट के देख लेते हैं कहीं। देखो बताने में थोड़ा सा हो जाता है, आदमी बताने में थोड़ा सा मशगूल है। अब यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्टर नहीं है कोई कि ये देखता रहे कि कहाँ हमने क्या अटेम्प्ट किया, तो इस तरीके से थोड़ी गलतियां हो जा रही हैं, ठीक है, जिनको आपको सहजना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि ये मैंने यहाँ पे यहीं पे गलती कर दी थी, क्योंकि 47 दूना 94 होता है, मैंने 84 बोल दिया था, ठीक है। दूना 94 होता है, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, ठीक है। 94, 94 हुआ तो 94 600, 94 6 और 7, 7 6 13, 137, 137। देख लो 3 बार जा रहा है, क्या ज्यादा हो जाएगा? 141 हो जा रहा है भाई। 4 तिहाई 12, 7 तिहाई 21, 141 हो जा रहा है। मुझे 137 चाहिए तो मैं फिर 2 बार जाऊंगा, ठीक है। 137 41 से कितना कम है सर? 4 कम है, यानी अब हमारे पास शेषफल कितना आएगा? 43 आएगा। तो 43 इसके साथ क्या बन जाएगा? 435। क्या बन जाएगा? 400, तो ठीक है 47 पंचे, और फिर चेक कर लीजिए, चेक करिए, तो 2250 गुणे 12, तो कितना हो रहा है? 12 0 0, 12 पंचे 60, 6 12 दूना 24, 24 6 30 की 0, और 12 दूना 24, 24 3 27, 27,000। क्या वैल्यू आई मेरे भाई? 27,000 आई, 27,000 वैल्यू आई, ठीक है। सवाल का एक पोर्शन छोटा सा यहां है, जिसमें आपने बेटे, बेटी और पत्नी के हिस्से का रेशियो निकाल लिया, ठीक है। फिर उस रेशियो में पैसे बांटकर पत्नी का हिस्सा निकाल दिया। अब ये कैलकुलेशन हम ऐसे भी कर सकते थे, देखिए
10 5 750 गुने 12/47 भाई 7 4 का 11, 11 का डिजिट सम 2 आया। ठीक है, 11 का डिजिट सम क्या आया? 2 आया। मैं आगे आपको डिजिट सम का लेसन देखिएगा तो पता लगेगा। 2 में अगर 5 का गुना कर देंगे और ऊपर नीचे दोनों जगह 5 का गुना कर देंगे तो ये 2 बन जाएगा 10, 10 का डिजिट सम 1 हो जाएगा, तो हम डिनोमिनेटर से मुक्त हो गए। अब ऊपर ऊपर का डिजिट सम आपको देखना है। देखिए थोड़ा सा, 5 5 10 1 11 7 18, 18 का डिजिट सम 9, यानी ये पूरा खत्म होकर 9 आएगा। 1 का 9 आ गया और सारे आपस में गुणा है तो सबका 9 आएगा। ऑप्शन में आइए, 7 2 9, खत्म किस्सा। तो कैलकुलेशन तो हम ऐसे खत्म कर देते हैं, मगर इसके लिए जरूरी है कि आप डिजिट सम का लेसन देखिए, तो कैलकुलेशन हमें करना ही नहीं पड़ता ज्यादातर। आपके सामने था सवाल जिसमें या तो आप इतना कैलकुलेशन कर सकते थे या डिजिट सम लगाकर हल कर सकते थे। डिजिट सम सीखना है, जाकर कैलकुलेशन वाले लेसन में डाल दिया है, देख लीजिए। कैलकुलेशन वाले लेसन में डिजिट सम डाल दिया है, उसमें जाकर देख लीजिए। ठीक है, बोलिए बोलिए, आप कुछ कहना चाहते हो तो। अगला सवाल, अगला ही है क्या? हाँ अगला सवाल है ये। सवाल को देखिए अच्छे से, अंडरस्टैंड करिए और बताइए क्या दिक्कत है। पढ़ लीजिए सवाल। एक व्यक्ति ने 1,000 रुपए का निवेश किया, 9,000 साधारण ब्याज पर, 3 4 और 6 प्रतिवर्ष % प्रतिवर्ष की दर से 3 भागों में। वर्ष के अंत में उन्हें तीनों मामलों से समान ब्याज 6% पर समान ब्याज मिला, तो 6% पर निवेश की गई राशि क्या है? 6% पर निवेश की गई राशि क्या है? क्या लिखा है यार, 1,000 कहां से आ गया? एक ट्रांसलेशन का ऑप्शन होता है ना, उसी से ट्रांसलेशन कर देते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। ए पर्सन इन्वेस्टेड ₹9,000 इन 3 पार्ट्स। एक व्यक्ति ने 9,000 रुपए 3 भागों में 3%, 4% और 6% पर एनम के दर से इन्वेस्ट किए सिंपल इंटरेस्ट पर। साल के अंत में ही रिसीव्ड इक्वल इंटरेस्ट, तीनों हिस्सों से उसको बराबर ब्याज मिला। ठीक है, तो वो हिस्सा बताइए जिससे 6% ब्याज मिला था। ठीक पीछे वाले केस की तरह था, पहले को 3%, दूसरे को 4% और तीसरे को 6% पर लगाया और तीनों का ब्याज आपस में एक जैसा था। यानी ए का 3%, बी का 4%, तो ए बी में रेशियो क्या हो जाएगा? 4 3 का। बी का 4%, सी का 6%, बी का 4%, सी का 6%, तो बी सी में रेशियो क्या हो जाएगा? 3 2 का। आप कहेंगे सर बिल्कुल, तो ए बी सी में रेशियो क्या हुआ? ए बी सी में रेशियो क्या हुआ बताइए? देखो दोनों जगह बी एक जैसा है, तो आप कहेंगे सर 4 3 2 का रेशियो हुआ, तो 4 3 7 2 9 रेशियो में पैसा बांटना है। कुल पैसा कितना है? 9,000। अगर 9,000 को 9 रेशियो में बांटेंगे तो एक रेशियो की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक रेशियो की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1,000। तो 6% पर कौन सी राशि इन्वेस्ट की है? सी। सी को कितना देना है? 2 रेशियो। एक रेशियो की वैल्यू 2,000, 2 रेशियो की वैल्यू 2,000। सवाल हाँ या ना? हाँ या ना मेरे भाई? बोलो 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 बोलो। डाटा डिसाइड करेगा कि हम कितना कैलकुलेट करेंगे उसको, कितना हम लंबा ले जाएंगे, कितना हम छोटा करेंगे उसको। ये सारी चीजें बच्चे हमारा डाटा डिसाइड करेगा। ठीक है, चलिए सवाल को कैप्चर कर लिया होगा, समझ में आया होगा। अगले सवाल पर चलें। एक व्यक्ति ने 18,600 रुपए
एक व्यक्ति ने 18,600 रुपए प्रति वर्ष x% की दर से और अन्य राशि x+2% के प्रतिवर्ष की दर से इन्वेस्ट किया। x% पर 18,000 किया है और x+2% पर उसका दूना इन्वेस्ट किया है। दोनों साधारण ब्याज पर प्राप्त किए गए। यदि 3/1/2 वर्षों के लिए दोनों निवेश पर अर्जित कुल ब्याज इतना रुपया है तो 2 वर्षों के निवेश पर प्रतिवर्ष ब्याज की दर क्या है? ये थोड़ा सा हिंदी का यार छोटी दो चक्कर, ये थोड़ा सा गड़बड़ लैंग्वेज आ रही है इसकी, मैं हिंदी वाला इंग्लिश से समझा देता हूं। अ पर्सन इन्वेस्टेड ₹18,600 एट x%। एक व्यक्ति ने 18,600 रुपए x% के दर से निवेशित किया। एंड अदर सम दैट इज ट्वाइस द फार्मर एट x+2। और एक दूसरा धन x+2% के दर से निवेश किया जो पहले का दूना था। ठीक है, बोथ एट ए सिंपल इंटरेस्ट, दोनों को साधारण ब्याज पर इन्वेस्ट किया। इफ द टोटल इंटरेस्ट अर्न ऑन बोथ इन्वेस्टमेंट फॉर 3 होल नंबर 1/2 ईयर इज रुपीज 23,110 रुपीज 50 पैसे, देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम ऑन द सेकेंड इन्वेस्टमेंट इज, यानी x और x+2 की वैल्यू बतानी है। ठीक है, देखो मैंने 18,600 रुपए x% के दर से, x% के दर से कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया? 7/2 वर्ष के लिए इन्वेस्ट किया। तो ब्याज क्या मिलेगा? यही मिलेगा। और दूसरा पैसा क्या है? इसका दूना, 18 दूना 36, देखो दूना 37,200 रुपया। इसको क्या किया मैंने? x+2% के दर से, x+2% के दर से मैंने इसको भी 7/2 वर्षों के लिए जमा किया, दोनों को। तो ये टोटल इंटरेस्ट कितना मिला मुझको? 23,110 रुपया 50 पैसा। यही बात है। अब आप देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए बहुत आराम से। तो देखो इन दोनों पार्ट में 7/2 है, या कह लें कि 7/2x है। क्योंकि देखो यहां का परसेंट और यहां का परसेंट, दोनों क्या करेंगे? हम उड़ा देंगे। कैसे उड़ा देंगे? देखिए यहां पर भी x% है तो बटा में 100 लिखेगा, यहां पर भी बटा में 100 लिखेगा। दोनों जगह बटा में 100 है तो इस दोनों को क्या कर सकते हैं? एक जैसा कर सकते हैं और 100 लाकर इसको दे देंगे। जब 100 लाकर इसको दे देंगे तो ये ऐसा हो जाएगा और यहां से परसेंट का झंझट खत्म है। अब यहां देखिए 18,600, ये यहां पर इतना ही बचा और यहां क्या बचा? 37,200। बहुत ध्यान दीजिए, 37,200 ये बचा और क्या बचा? गुने 7। ठीक है, और बाहर दोनों के क्या चला गया? 7x/2। अरे बराबर क्या है? 23,110 50। ओके, इतने में कहीं कोई दिक्कत? आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, इतने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है? बोलिए, इतने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है? आप कहेंगे सर बिल्कुल दिक्कत नहीं है, जल्दी कहिए। चलो एक बार चेक कर लेते हैं। 7 इकन्नम 7, 7 तियां 21, 2 बचा, 7 तियां 21, एक से काम नहीं चलेगा, 0 बढ़ाकर 7 इकन्नम 7, 7 पंचे 35, 7 से काट दिए कंप्लीटली। अब दो जो नीचे है उसका गुणा कर देते हैं। हाँ या ना? सही किया? आप कहेंगे सर बिल्कुल सही किया। बेटा यहां क्या बचा थोड़ा चेक करो। 7 0 4 0 0 4, 7 सते 49 1 50, 7 तिहाई 21 5 26, और यहां क्या बचा? 18,600 और पूरे के बाहर केवल ही वेरिएबल यानी x बचा हुआ है। तो अगर मैं x अब निकालने जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 66,0300 अपान, इन दोनों को जोड़ो, 0 0 दो जोड़े, 4 से 6 में 10, 10 का क्या हुआ? एक कैरी, ध्यान देना, 0 और 8 और एक कैरी 9, 6 और 1 7, 2, 6 और 1 7, 2 के साथ कोई नहीं है, खत्म बात। अब देखो कट गया तो बचा क्या? 6603 अपान 2790,
2790। बेटा ये काम हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं कि आप इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करके x की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर उसमें 2 जोड़ेंगे तो x+2 मिलेगा। तो आप x+2 की वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर लें। ठीक है, बोलिए। ये आपके लिए छोटी सी प्रैक्टिस दी है। इस फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ और देखो कि परसेंटेज क्या बनता है। बाकी की चीजें इतनी ही थी इसमें हल करने के लिए। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? और कुछ नहीं कर सकते हैं, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। एक काम कर सकते थे कि जैसे कि ये मूलधन दिया है, इसका भी मूलधन समझ लो पता ही है। टोटल मूलधन पर ये जो टोटल ब्याज मिल रहा है इसका परसेंटेज निकाल लें। देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मगर अगर आप समझ पाते हैं तो इसको अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, देखो पहले पे तो 18,600 का मूलधन था, और दूसरे पर कितना था? 18 दूना 36, 37,200 का। ठीक है, तो कुल मूलधन कितना हुआ? कुल मूलधन कितना हुआ? देखो 6 2 8, 8 7 15 और 3 1 4 1 5, 3 1 4 4 1 5। ठीक है, कुल मूलधन कितना हुआ? इतना हुआ। अब देखो इधर कुल ब्याज कितना है? 23,110। कितना है? कुल ब्याज है 23,110.50। और कुल मूलधन कितना है? यहां से दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो बढ़ जाएगा। तो यहां से ना आप ओवरऑल परसेंट निकाल सकते हैं। ओवरऑल परसेंट कितना आया? फिर x का x+2 से एलिगेशन लगाएंगे ओवरऑल परसेंट के लिए। याद रखिएगा ये इन्वेस्टमेंट 1:2 के रेशियो में है। फिर भी आपको यहां इतना थोड़ा सा उलझना पड़ेगा। तो बात दोनों जगह थोड़ी सी उलझने की है। आप कोई भी रास्ता अपनाएं, इस कैलकुलेशन से नहीं बच सकते। ये कर सकते हैं, यहां पर थोड़ा सा अज्यूम करके काम करना पड़ेगा। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। एक व्यक्ति ने पहले वर्ष के दौरान 5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर और दूसरे वर्ष हर साल 0.5% साधारण ब्याज की वृद्धि के साथ ऋण लिया। 4 वर्षों के बाद उसने ऋण को पूरी तरह से निपटाने के लिए कुल ब्याज के रूप में 4600 रुपए का भुगतान किया। ऋण कितना था? ठीक है, देखो अब मैंने पहले वर्ष 5% पर ब्याज लिया, तो दूसरे वर्ष वो कितना ब्याज हो गया? 5। तीसरे वर्ष कितना हो गया? और चौथे वर्ष कितना हो गया? और जोड़िए 6 5 11, 6 5 11 22, 22 1 23% ब्याज हो गया। ब्याज कुल कितना हो गया बेटा? 23%। और उसे ब्याज के रूप में पैसा कितना देना पड़ा? तो 1% की वैल्यू कितनी हुई? हाँ या ना? 1% की वैल्यू कितनी हुई? तो 100% हमेशा हमारा मूलधन होता है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी मेरे भाई? खत्म सवाल। काफी बड़ी वर्डिंग थी, मगर सवाल में दम, सवाल में न दम है न दहाड़ी, न दम है न दिहाड़ी, दोनों नहीं है। न दम बचा न दिहाड़ी।
अमन एक बैंक से 5 लाख रुपए उधार लेता है, जो वर्ष की शुरुआत में प्रतिवर्ष 18% साधारण ब्याज लेता है। यदि वह राशि का भुगतान करने के लिए 40,000 रुपए की 11 समान मासिक किस्त और वर्ष के अंत में अपनी बाइक का भुगतान करता है, तो दी गई बाइक का मूल्य क्या होगा? देखो, जब आपको जो है ब्याज दिया गया है वार्षिक, तो वार्षिक रूप से ही ब्याज संयोजित होगा। ठीक है, तो मान लो मैंने 5 लाख रुपया जब लिया था, तो 18% के दर से मुझको ब्याज देना था। तो 18×5 = 90, 18×5 = 90 और 3 0, यानी 90,000 ब्याज देना था और 5 लाख रुपया कर्ज ले रखा था। तो कितना हो गया? 5,90,000। 5,90,000 टोटल मुझको देना था। अब बात यह हुई कि मैं 40,000 रुपए, क्या हो गया? 40,000 रुपया हमको क्या कर रहा था? 40,000 रुपया का मैंने मासिक किस्त देता चला गया उसको। तो मैं उसको कुल कितना पैसा भर दिया मेरे भाई? 4,40,000। मैं उसको कुल कितना पैसा भर दिया? 4,40,000। तो मेरे पास पैसा बचा कितना? 10 में से 4 गए 6, ये देखो 10 में से 4 गए 6, 8 में से 4 गए 4, 8 में से 4 गए 4 और क्या बचा? सॉरी, एक जीरो ज्यादा है। तो 4 जीरो से 4 जीरो कन्वर्ट हो गए। 9 में से 4 गए 5, मैं बदल रहा हूं भाई। मैं 40,000 की 11 किस्त दूंगा, 4,40,000 जमा कर दूंगा, टोटल मुझको 5,90,000 रुपया देना है। तो यहां पर मैंने निकालना चालू किया तो मुझे पता चला कि 9 में से 4 गए 5 और 5 में से 4 गए 1, 1.5 लाख रुपया अब भी कम पड़ रहा है। तो इसके लिए मैंने क्या कर दिया? बाइक दे दिया। तो बाइक से अगर 1.5 लाख का कर्जा मिट जाता है, इसका मतलब क्या है कि बाइक 1.5 लाख रुपए की थी। हाँ या ना? इसका मतलब तो यही निकलता है कि बाइक 1.5 लाख रुपए की थी। आप कहेंगे सर बिल्कुल यही मतलब निकलता है, तो यही मतलब आप निकाल लो। अगर यही मतलब निकलता है तो यही मतलब आप निकाल लो और फटाफट से इसको अपने दिमाग में कैप्चर कर लो। ठीक है, एक मोटरसाइकिल की कीमत 50,000 रुपया है। एक व्यक्ति इसे 20,000 के डाउन पेमेंट पर चुकाता है और 12,000 रुपए की 3 समान समान वार्षिक वार्षिक किस्तों में अब देगा पैसा। ठीक है, 3 समान वार्षिक किस्तों में पैसा दे देता है। तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए 50,000 की एक मोटरसाइकिल है और उसमें 20,000 रुपया डाउन पेमेंट दे दिया, यानी 30,000 रुपया बचा। तो 30,000 रुपया में मैं पहले 12,000 रुपया पहले वर्ष में जमा कर दूंगा तो कितना बचेगा? फिर 12,000 जमा कर दूंगा तो कितना बचेगा? फिर 12,000 जमा करूंगा तो कितना बचेगा? तो कुल पैसा कितने कितने पैसे का ट्रांजेक्शन चलता रहा? 30,000 और 18,000, 48,000 और 6, 54,000। कितने पैसे पर ट्रांजेक्शन चलता रहा? 54,000 रुपया पर ट्रांजेक्शन चलता रहा। यानी कुल हमको 54,000 पर, ध्यान दीजिएगा, 54,000 रुपया पर। ठीक है, अभी देखिए 12 36 जमा कर दिया, 30 जमा करना था, 36,000 जमा कर दिया, तो ब्याज कितना ले लिया? आप कहेंगे सर 6,000 रुपया ब्याज ले लिया। ठीक है, तो 54,000 पर 6,000, 6×54। ठीक है, 9R, सॉरी 1 मिनट में, आप पहले इतना क्लियर कर लीजिए, पहले इतनी बात आप क्लियर कर लीजिए। इतनी बात आप क्लियर कर ले फटाफट।
ठीक है। तो यहां पर आपको सिंपली क्या करना है, पहले ये देख लिया, आपको इस तरीके से काउंट करना है। पहले तो आप देखिए 50,000 का कुल वस्तु था, 20,000 का डाउन पेमेंट दिया, यानी कुल कितना पैसा बचा था। अगर मैंने उसमें से 12,000 जमा कर दिया, मूलधन की बात कर रहा हूं, इंटरेस्ट तो मुझको पता नहीं है, फिर मैंने 12 जमा कर दिया, फिर मैंने 12 जमा कर दिया, यानी मैंने कुल 54,000 रुपए का कैलकुलेशन बना रखा था मेरे लिए इस तरीके से। मतलब ये वो पैसा है जिस पर ब्याज काउंट किया गया होगा। साल तो ले नहीं रहे हैं, तो वो पैसा ले रहे हैं जिस पे ब्याज काउंट किया गया होगा। ब्याज की दर इतनी है, ध्यान दीजिएगा। कुल ब्याज लिया कितना गया, देखो 30,000 रुपया बाकी था, 36,000 भरवा लिया, तो कुल ब्याज मुझसे लिया कितना गया, 6,000 रुपया का, यानी 54,000 गुणे आर बटे। अब देखो मैंने पैसा जमा कितना किया था, मैंने पैसा जमा कितना किया था, आप कहेंगे सर 12,000 की 3 किस्त दी थी, यानी 36,000। यानी ऐसे मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। 18 त्रिक 54, 18 दूना 36, यानी 3R/2 बराबर 6,000। ठीक है, समझिए इस बात को, आप इस बात को समझिए मेरे भाई। सॉरी 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 सॉरी, मैंने 36,000 क्यों कर दिया मेरे भाई। यहाँ हमको लिखना चाहिए 100 गुने, मैं इसको ख़त्म करता हूँ, मैं इसको दूसरे तरीके से बताता हूँ, मैं इसको ट्रेडिशनली बता देता हूँ आपको। यार तुम इसको इस तरीके से रखोगे तो सामने दिखाई नहीं पड़ रहा है ना प्रॉपर। एक मिनट आवाज चलो। चलिए मैं सवाल को और आपको तरीके से समझा देता हूं कि 50,000 रुपया, 50,000 रुपए की एक मोटरसाइकिल थी, उस पर 20,000 का मैंने डाउन पेमेंट दे दिया, तो बचा कितना पैसा, 30,000 रुपया बचा। मैंने क्या किया कि मैंने 12,000 रुपए की 3 किस्त बांध दी, यानी मैंने इस तरीके से 36,000 रुपए जमा कर दिया और 30,000 मुझको देना था, यानी मैंने कुल कितना पैसा ज्यादा जमा कर दिया, 6,000 रुपया मैंने ज्यादा जमा कर दिया, यानी यही मेरा इंटरेस्ट रहा होगा। अब इंटरेस्ट निकलता कैसे है, पहले एक चीज ध्यान दीजिए। जब 50,000 मैंने 20,000 जमा कर दिया, तो पहले मेरा मूलधन कितना बचा था, 30,000। 30,000 पर किसी दर से मैंने ब्याज लिया 1 वर्ष के लिए, मान लो उसका हम सेगमेंट बना लेते हैं, ठीक है। अब फिर क्या हुआ कि 30,000 था, फिर मैंने 12,000 जमा किया, तो मूलधन क्या बचा। अब उस पे जब हमने R% लिया, तो फिर 12,000 जमा किया, तो इस पर R% लिया, तो हाँ या ना, आप कहेंगे सर बिल्कुल हाँ, बिल्कुल हाँ। तो भैया इसका कुल मिलाकर क्या हो गया, 30,000 R, 1,800 R और 6,000 R, तो कुल मिलाकर हो गया 54,000 R बटे 1,200। अब इसकी वैल्यू है कितनी मेरे भाई, इसकी वैल्यू है कितनी, इतनी है, यानी इसको बराबर, ये रेट ही आप इंटरेस्ट निकाल रहे हो, टोटल इंटरेस्ट आपने पेड किया कितना किया है, आप कहेंगे सर, तो देखो 1 2 3 1 2 3, ठीक है, 12 छंग 72 बटे 54 बराबर R, 18 चौके 18 तिहाई, 4/3, 4/3 का R बनता है बेटा। 4/3 कैसे बनता है, 1/3 का क्या होता है, 33 सही 1/3%। 1/3 का क्या होता है, 33 सही 1/3%, तो 4/3 का क्या होगा, 4 गुणे 33 सही 1/3%। सवाल खत्म।
ठीक है, ये सवाल यहां पर खत्म हो जाता है और आज के लिए ये लेसन भी हमारा यहां खत्म हो जाता है। आपको बेहतरीन और अच्छे सवाल कराने की कोशिश थी हमारी, वो कराया। सेशन थोड़ा लंबा हो गया आज का, अब हम इसको यहां रोकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में ढेर सारी ऊर्जा और नए सवालों के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।